वेलकम एवरीवन। आज जुडिशरी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को साथ में कवर करेंगे। इसके बाद देखेंगे जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड पीआईएल। इन दोनों को साथ में क्यों कवर करना है, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, तो दोनों में ही ऑलमोस्ट सेम जैसी चीजें हैं। हाई कोर्ट स्टेट के लिए टॉप कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है ये हमारे इंडिया का टॉप कोर्ट ऑफ अपील है। तो दोनों में चीजें भी ऑलमोस्ट सेम जैसी हैं, कुछ माइनर डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस को साथ में कवर करते जाएंगे। यही प्रॉपर वे है पॉलिटी को कवर करने का, या फिर कह लीजिए कि लक्ष्मीकांत को कवर करने का। अदरवाइज यूपीएससी का इतना लेंदी सिलेबस है, इनफैक्ट स्टेट सर्विसेज का भी, तो आप कवर ही नहीं कर पाओगे अगर एक सब्जेक्ट के ऊपर ही टाइम स्पेंड करते रहोगे। तो जिन चीजों को क्लब करके साथ में कवर करके टाइम बचाया जा सकता है, तो उनको वैसे ही कवर करना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की इंट्रोडक्शन। हमारे इंडिया में क्या है, यूनिफाइड, इंटीग्रेटेड एंड सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, या फिर कह लीजिए कि यहाँ पर कोर्ट्स की एक हायरार्की बनी हुई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट टॉप पर है एंड उसके बाद है हाई कोर्ट्स स्टेट के या फिर यूनियन टेरिटरीज के हाई कोर्ट्स, एंड इसके नीचे आते हैं फिर कुछ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, सिविल कोर्ट हो सकते हैं या फिर सेशन कोर्ट हो सकते हैं। तो ये एक हायरार्की बनी हुई है कोर्ट्स की, जिसको कहते हैं इंटीग्रेटेड हायरार्किकल सिस्टम या फिर सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स। बट अमेरिका में ये सिस्टम नहीं है। अमेरिका में फेडरल जुडिशरी है, जिसका मतलब है कि वहां पर अगर 50 स्टेट्स हैं तो 50 स्टेट्स की अपनी स्टेट जुडिशरी है, एंड फेडरल सिस्टम के लिए एक फेडरल जुडिशरी है जो कि सेंटर की होगी। तो वहां पर क्या है, डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट। बट हमारे इंडिया में क्या है, सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट, जिसका ओरिजिन है ब्रिटिश में लेगेसी में ही, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब इस सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिन ही देखते हैं कैसे हुआ था। सबसे पहले इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग एक फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को सेटअप करा गया था 1937 में। ये कोर्ट 1937 में बना था। इसके बाद जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, जब आजाद हो गया, उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था, 26 जनवरी को। फिर इसके साथ ही 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट को भी इस्टेब्लिश कर दिया गया था। इसके साथ ही जब इस सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश करा गया था, उसी टाइम पर ही ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल को भी, जो कि उस टाइम पर हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील था, इसको रिप्लेस कर दिया गया था। नो, ये ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल क्या था, जैसे अब हमारे यहाँ पर क्या होता है, करंट सिस्टम क्या है कि अगर कोई हाई कोर्ट की जजमेंट है उसके अगेंस्ट अपील करनी है तो टॉप कोर्ट ऑफ अपील रहेगा सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट्स की जजमेंट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील करी जा सकती है। बट जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स का राज था, या फिर कह लो कि जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कॉलोनाइज करा हुआ था, उस टाइम पर ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल ही टॉप कोर्ट ऑफ अपील था। जितनी भी ब्रिटिश कॉलोनीज में कोर्ट होते थे, जैसे कि अब यहाँ पर हाई कोर्ट्स है हमारे इंडिया में, उस टाइम पर ऐसे कैलकटा की प्रोविंस का अपना एक कोर्ट था, मद्रास का था, बॉम्बे का था। तो इनकी जजमेंट्स के अगेंस्ट अगर कहीं अपील करनी होती थी तो वो ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल में ही होती थी। एंड जब हमारी सुप्रीम कोर्ट को सेटअप करा गया था, इसके साथ ही इस ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल को भी रिप्लेस कर दिया गया था। तो अब हमारे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ही टॉप कोर्ट ऑफ अपील है। अगर किसी हाई कोर्ट की जजमेंट के अगेंस्ट अपील करनी है तो वो सुप्रीम कोर्ट में ही करी जाती है। नौ सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल है 124 से लेकर 147 इन पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यही आर्टिकल्स ही इसकी इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, ज्यूरिसडिक्शन, पावर्स क्या हो सकती हैं सुप्रीम कोर्ट की, प्रोसीजर्स क्या होंगे, ये सारे आर्टिकल्स इन मैटर्स से ही डील करते हैं इन पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट पार्लियामेंट को भी कुछ पावर्स दी गई हैं। इनफैक्ट बहुत सारी पावर्स हैं पार्लियामेंट के पास सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट करने के लिए। पार्लियामेंट का रोल सुप्रीम कोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट में भी रहता है। इनके नंबर्स को डिसाइड करना कि कितने जजेस की जरूरत है, वो चीज देख सकता है पार्लियामेंट। जुडिशरी से रिलेटेड ही कुछ अमेंडमेंट्स भी लेके आ सकता है पार्लियामेंट। बट पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को इंक्रीज तो कर सकता है, जजेस की स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज कर सकता है, बट पावर्स या फिर स्ट्रेंथ को कम नहीं कर सकता है पार्लियामेंट। तो ये तो थी सुप्रीम कोर्ट की इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं थोड़ी सी हाई कोर्ट की इंट्रोडक्शन एंड हाई कोर्ट का ओरिजिन कैसे हुआ था। अब ये देखेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट स्टेट में एक टॉप कोर्ट है, से जैसे पंजाब का हाई कोर्ट है तो वो पंजाब के लिए एक टॉप कोर्ट होगा।
इसके नीचे फिर कुछ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आएंगे, क्योंकि देखिए सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स हैं तो ये हायरार्की तो मेंटेन रहेगी। हाई कोर्ट के नीचे कुछ सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स होंगे, जिसमें आ सकते हैं सेशन कोर्ट्स हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो सकते हैं, बट एक स्टेट में हाई कोर्ट ही टॉप कोर्ट ऑफ अपील है ना। इसका ओरिजिन कैसे हुआ था हाई कोर्ट का? हाई कोर्ट्स भी ब्रिटिश लेगेसी ही है। ब्रिटिश लेगेसी कैसे है? आपको याद होगा जब हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा था तो वहां पर था एक इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। इसी एक्ट के साथ एक और एक्ट भी आया था, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861। देखिए जब ये एक्ट आया था उसी के साथ ही ये इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 भी आया था। एंड इसी के साथ ही प्रोविंसेस में उस टाइम पर जो ब्रिटिश प्रेसिडेंसीज थी, जैसे कि कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास, वहां के लोगों की अपील्स सुनने के लिए इस एक्ट के अकॉर्डिंग वहां पर ही इन्हीं प्रेसिडेंसीज में ही, दैट इज कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास, इन प्रेसिडेंसीज में ही सबसे पहले हाई कोर्ट्स को सेटअप करा गया था। एंड जो सबसे पहला हाई कोर्ट था वो कैलकाटा में ही आया था, जिसका नाम था फोर्ट विलियम कोर्ट। इसको आपने याद रखना है कि सबसे पहला हाई कोर्ट कैलकाटा में आया था, उसके बाद आया था फिर बॉम्बे में, देन मद्रास में, अकॉर्डिंग टू दिस सेम एक्ट। देन फोर्थ हाई कोर्ट आया था 1866 में इलाहाबाद में। बट फिर बाद में हर एक प्रोविंस के लिए अपना हाई कोर्ट भी इस्टेब्लिश कर दिया गया ब्रिटिश टाइम पर। बट जब हमारा इंडिया आज़ाद हो गया 1950 में ही, सेम जैसे जब ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 26 जनवरी, तो 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट को सेटअप कर दिया गया था। ऐसे ही 1950 के बाद से ही जो हाई कोर्ट्स पहले प्रोविंसेस के थे, मतलब कि ऐसे कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास, अब सेम हाई कोर्ट्स सेम ही थे, बट अब बोल दिया गया कि ये हाई कोर्ट्स प्रोविंस के नहीं है, ये हाई कोर्ट स्टेट के हैं। दैट इज नॉमेनक्लेचर चेंज कर दिया गया। इसी के साथ ही देखिए बाद में पार्लियामेंट एक अमेंडमेंट लेके आता है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। इसके अकॉर्डिंग पार्लियामेंट को ये पावर दी गई कि एक कॉमन हाई कोर्ट भी सेटअप करा जा सकता है 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स के लिए, या फिर एक स्टेट एंड एक यूनियन टेरिटरी के लिए भी कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। तो ये 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 के बाद हुआ था। इससे पहले क्या था कि हर एक स्टेट के लिए अपना एक हाई कोर्ट था। नौ हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल्स हैं 214 से लेकर 231 इन पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके लिए अगर आपको याद रखना है तो पार्ट 6 स्टेट के लिए होगा एंड जो पार्ट 5 होगा वो सेंटर के लिए होगा। एक थोड़ा सा ये ट्रिक ही है याद रखने का। तो इन पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल्स हैं। अब 25 हाई कोर्ट्स हैं, अब 25 हाई कोर्ट्स हैं। 25 हाई कोर्ट्स में से कुछ हाई कोर्ट्स कॉमन वाले हैं, 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स के हो सकते हैं वो, या फिर एक यूनियन टेरिटरी या फिर एक स्टेट का भी हो सकता है। जैसे कि पंजाब एंड हरियाणा का इनका एक कॉमन हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में। ऐसे ही अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें तो असम, मिजोरम, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश का एक कॉमन हाई कोर्ट है गुवाहाटी में। इनको आपने याद भी रखना होगा स्पेशली फॉर वनडे एग्जाम के लिए। असम, मिजोरम, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश, इनका एक कॉमन हाई कोर्ट है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। इसके साथ ही देखिए जो पहले अब 25 नंबर है हाई कोर्ट्स का, पहले इतना नहीं होता था। स्टार्टिंग में 18 हाई कोर्ट्स थे। जैसे जैसे देखिए स्टेट्स का नंबर इंक्रीज हुआ या फिर यूनियन टेरिटरीज और बनी, वैसे ही क्योंकि उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, वहां के वर्क लोड के अकॉर्डिंग इन हाई कोर्ट्स के नंबर को इंक्रीज करने की भी जरूरत पड़ी। तो सबसे पहले 2000 में ही इनका नंबर 18 था, तो इंक्रीज करके कर दिया गया 21। एंड उसके बाद फिर देखिए 3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बनी थी, मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा। अब इन स्टेट्स के लिए भी अपना एक हाई कोर्ट चाहिए था, तो फिर से नंबर क्या इंक्रीज हो गया, अब 3 और ऐड हो गए तो नंबर हो गया 24। बट फिर उसके बाद जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये बने थे तो इनका भी एक सेपरेट हाई कोर्ट चाहिए था, तो नंबर फिर से इंक्रीज हो गया था 25। सो करंटली 6 कॉमन हाई कोर्ट्स हैं। इनको आपको देखिए याद तो रखना ही होगा कि 6 कॉमन हाई कोर्ट्स कौन से हैं स्पेशली फॉर वनडे एग्जाम के लिए, बट यूपीएससी का भी नहीं पता। एक तो है बॉम्बे हाई कोर्ट, ये कॉमन है, देन है मद्रास हाई कोर्ट, देन है केरला हाई कोर्ट, देन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, उसके बाद है कोलकाता का हाई कोर्ट एंड देन है गुवाहाटी हाई कोर्ट, जिसका हमने ऑलरेडी देख लिया था नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए। तो ये अभी करंटली 6 कॉमन हाई कोर्ट्स हैं एंड टोटल हाई कोर्ट्स हैं 25।
तो ये तो थी दोनों की सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की इंट्रोडक्शन, इन दोनों का ओरिजिन कैसे हुआ। अब चलते हैं दोनों की कॉम्पोजिशन एंड अपॉइंटमेंट पर। सबसे पहले देखिए सुप्रीम कोर्ट के लिए 34 जजेस हैं करंटली, जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एंड 33 अदर जजेस हैं। इन अदर जजेस को, दैट इज द 33 हैं, इनका नंबर पार्लियामेंट इंक्रीज कर सकता है। अभी जो करंटली 33 है ये इतना पहले नहीं था, पहले 31 था। 2019 में ये नंबर इंक्रीज करा गया था बाय अ पार्लियामेंट्री एक्ट। नौ ओरिजिनली 8 थे, ये टोटल जो स्ट्रेंथ थी वो 8 थी, जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे एंड 7 अदर जजेस थे। बाद में क्योंकि देखिए अब इंडिया जैसे जैसे ग्रो होगा, न्यू इश्यूज पॉप अप होंगे, उन इश्यूज के लिए अगर जजमेंट्स देनी है तो स्ट्रेंथ भी और ज्यादा चाहिए होगी, और ज्यादा पर्सनल चाहिए होंगे, तो जजेस की और ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इसीलिए ही पार्लियामेंट इन जजेस के नंबर को इंक्रीज कर सकता है एंड पहले सेंटर नोटिफिकेशन निकालता है। नो रिमेंबर, पार्लियामेंट इनकी स्ट्रेंथ को डिक्रीज नहीं करेगा कभी भी, ये बस या तो सुप्रीम कोर्ट की पावर को इंक्रीज कर सकता है या फिर इनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकता है। इसी के लिए ही पहले देखिए 8 थी ये ओरिजिनली, फिर उसके बाद धीरे धीरे अगर ये नंबर इंक्रीज हुआ 31 पर पहुंच गया एंड 2019 में फिर पार्लियामेंट एक एक्ट लेके आता है, सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट 2019, जिसके अकॉर्डिंग ये स्ट्रेंथ इंक्रीज करके कर दी जाती है 34। आई नो लक्ष्मीकांत में हर एक ईयर का नंबर दिया गया है कि 1986 में कितने थे, 2008 में कितने थे, बट एज फार एज यूपीएससी इज कंसर्न ये नंबर उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको एक करंट पता होना चाहिए, उसके साथ ही ये लास्ट अमेंडमेंट है, इसका थोड़ा याद रख लीजिएगा। वनडे एग्जाम के लिए हो सकता है ये नंबर इंपॉर्टेंट हो, तो एक बार वो आप लक्ष्मीकांत से रीड कर लें। नो इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, सी नोटिफिकेशन सेंटर ही निकालेगा, बट इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी इनको अकेले ही अपॉइंट नहीं करते हैं। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें, सबसे पहले इनकी अपॉइंटमेंट होगी, अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करेंगे, बट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए प्रेसिडेंट को कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस एंड कुछ हाई कोर्ट के जजेस के साथ पहले कंसल्ट करना होगा। अब ये नंबर कितना हो सकता है कि हाई कोर्ट के कितने जजेस से कंसल्ट करना होगा या फिर सुप्रीम कोर्ट के कितने जजेस से कंसल्ट करना होगा, ये नंबर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी स्पेसिफाई नहीं दिया गया है, स्पेसिफाई नहीं करा गया है। जितना प्रेसिडेंट को लगता है एज ही डीम्स नेसेसरी, जितना उनको लगता है कि मुझे इतने नंबर की जरूरत है, तो वो उतने नंबर ऑफ जजेस के कंसल्ट कर सकते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी आएंगे एंड हाई कोर्ट के जजेस भी आएंगे। तो प्रेसिडेंट इनके साथ कंसल्ट करके सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करेंगे। करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, DY चंद्रचूड़। अब अगर अदर जजेस की बात करें, CJI का तो अपॉइंटमेंट कर दिया गया, अदर जजेस को भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करेंगे, बट इसके लिए उनको, ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते ही थे कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस हो गए एंड कुछ जजेस हो गए हाई कोर्ट के, इसके साथ इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी अब कंसल्ट करना होगा अपने प्रेसिडेंट को। अगर अदर जजेस को अपॉइंट करना है तो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ एंड इनके साथ भी कंसल्ट करा जाएगा, बट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस के साथ ही कंसल्ट करा जाएगा। बार बार बोल रहे हैं ये कंसल्टेशन वर्ड, तो इस कंसल्टेशन के ऊपर ही बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी भी रही है, जिससे रिलेटेड 4 जजेस केस हैं। कोलेजियम सिस्टम भी इसी में ही आता है, इसी कंसल्टेशन का ही एवोल्यूशन है, जो कि प्रेजेंटली हमारे यहाँ पर अपॉइंटमेंट के लिए कोलेजियम सिस्टम वर्क करता है। तो इस कंट्रोवर्सी के दौर देखेंगे सबसे पहले तो ये जो कंसल्टेशन की कंट्रोवर्सी है ना, इसको भी याद रखें इस फैक्ट को कि ये कंट्रोवर्सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट के लिए नहीं है, ये कंट्रोवर्सी अदर जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए है। इस डिफरेंस को आपने याद रखना है। अच्छा, वैसे इस कंसल्टेशन के ऊपर कंट्रोवर्सी क्यों रहती है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव दैट इज गवर्नमेंट हमेशा अपनी पावर को जुडिशरी से ऊपर ही रखना चाहती है और जुडिशरी एग्जीक्यूटिव की इंटरफेरेंस को एक्सेप्ट नहीं करती है। इसी की वजह से ही इस कंसल्टेशन प्रोसेस के ऊपर, इस कंसल्टेशन वर्ड के ऊपर हमेशा कंट्रोवर्सी रहती है। तो देखिए सबसे पहले आता है इसी से रिलेटेड फर्स्ट जजेस केस, और इसको बोलते हैं SR गुप्ता केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी कि कंसल्टेशन का मतलब कॉन्करेंस नहीं है। नौ इसका मतलब क्या है, देखिए जब हमने अदर जजेस की अपॉइंटमेंट देखी थी तो प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ भी कंसल्ट करना होता था, बट इस कंसल्टेशन को बोल दिया कि इसका मतलब कॉन्करेंस नहीं है, दैट इज
कि कंपलसरी नहीं है प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एडवाइस को उसको माने ही, जो भी उसने रिकमेंडेशन दी है उसको माने ही। दैट इज, इस फर्स्ट जजेस केस में क्या हुआ, एग्जीक्यूटिव की पावर जुडिशरी से बहुत बढ़ गई। क्योंकि देखिए प्रेसिडेंट क्या है, एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, और एग्जीक्यूटिव और बैक एंड में हमें पता है कि हमेशा कौन होता है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दैट इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो एग्जीक्यूटिव की पावर बढ़ गई क्योंकि प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। अब प्रेसिडेंट के लिए जजेस को अपॉइंट करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करना कंपलसरी नहीं है, दैट इज इट्स नॉट बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट। तो फर्स्ट जजेस केस में तो ये जजमेंट दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, बट क्योंकि अब एग्जीक्यूटिव की इंटरफेरेंस बहुत बढ़ जाएगी, इसके हम बाद में कुछ केसेस भी देखेंगे कि कैसे कुछ अपॉइंटमेंट्स जो सीनियरिटी बेसिस पर होनी थी उन सीनियर जजेस को इग्नोर कर दिया गया और जो जूनियर जजेस थे उनको अपॉइंट कर दिया गया। इसी के साथ ही फिर बाद में आता है सेकंड जजेस केस। इस सेकंड जजेस केस में अब जुडिशरी अपनी पावर को रीस्टोर करेगी। इस केस के बाद जुडिशरी की पावर एग्जीक्यूटिव से ज्यादा हो जाएगी। सेकंड जजेस केस आया था 1993 में। इस केस में बोला गया कि कंसल्टेशन इक्वल टू कॉन्कोरेंस है, मतलब कि प्रेसिडेंट को, दैट इज एग्जीक्यूटिव को, हर बार इस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एडवाइस को मानना ही पड़ेगा। जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एडवाइस दी है वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होगी। ये एडवाइस तो बाइंडिंग होगी, बट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को टू सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के साथ भी कंसल्ट करना होगा। मींस जब भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को एडवाइस देंगे उससे पहले उनको 2 सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्ट करेंगे, उसके बाद जो भी फाइनल एडवाइस होगी फिर वो प्रेसिडेंट को दी जाएगी एंड वो एडवाइस प्रेसिडेंट के ऊपर अब बाइंडिंग हो जाएगी एंड उसी एडवाइस के अकॉर्डिंग ही प्रेसिडेंट जजेस को अपॉइंट करेंगे। एंड यहाँ पर बात हो रही है अदर जजेस की ही। इट मीन्स अब जुडिशरी की पावर बढ़ गई है। स्पेशली इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए फिर आता है थर्ड जजेस केसेस, जब इसके अगेंस्ट ही अपील डाली जाती है। तो ये केस आता है 1998 में। ये ईयर्स भी प्लीज याद रखें, यहाँ पर मैंने लिखे नहीं हुए हैं। तो थर्ड जजेस केस आता है 1998 में। इसमें अब बोल दिया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये एडवाइस अभी भी बाइंडिंग है एक तरह से, बट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्लूरैलिटी ऑफ जजेस से कंसल्ट करना होगा। पहले क्या था, 2 सीनियर मोस्ट जजेस, अब एक कोलेजियम सिस्टम बना दिया गया। यहीं से ओरिजिन होता है कोलेजियम सिस्टम का। कोलेजियम क्या है कि 4 सीनियर मोस्ट जजेस को अब कंसल्ट करना होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। पहले तो वो 2 से ही कंसल्ट करते थे, बट अब इसकी पावर को कुछ कम करने के लिए, थोड़ा सा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पावर को कम करने के लिए अब एक कोलेजियम सिस्टम बना दिया गया जिसमें 4 सीनियर मोस्ट जजेस रहेंगे। और अगर इन 4 में से 2 ने भी एडवर्स ओपिनियन दे दी, किसी एक एक्स जज को अपॉइंट करना था और 2 लोगों ने भी इसके अगेंस्ट ओपिनियन दे दी कि यस आप इस एक्स पर्सन को जज अपॉइंट नहीं करोगे, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वो एडवाइस माननी ही होगी। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन 2 पर्सन्स के अगेंस्ट जाकर प्रेसिडेंट को एडवाइस नहीं देंगे उस एक्स पर्सन को अपॉइंट करने के लिए। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन 2 जजेस के अगेंस्ट जाकर प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं तो वो एडवाइस अब प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगी। इट मीन्स अगर इनके साथ मिलकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने प्रेसिडेंट को एडवाइस दी है तो वो एडवाइस तो बाइंडिंग हो जाएगी, बट अगर इनमें से 2 ने भी एडवर्स ओपिनियन दी है, 2 लोग भी डिसेंट कर रहे हैं, तो उस केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एडवाइस प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगी। कि इसका मतलब क्या है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पावर्स को थोड़ा सा यहाँ पर कम करा गया है, बट अभी भी जुडिशरी के पास एग्जीक्यूटिव से ज्यादा पावर्स है। इस चीज को आपने याद रखना है। फर्स्ट जजिस केस में एग्जीक्यूटिव के पास ज्यादा पावर थी, सेकंड जजिस केस के बाद जुडिशरी के पास बहुत ज्यादा पावर आ गई, एंड थर्ड जजिस केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पावर्स को थोड़ा सा कम करा गया। बट देखिए अब यहीं से प्रॉब्लम आएगी। 2014 में हमें पता है आती है बीजेपी गवर्नमेंट। अब देखिए गवर्नमेंट को अपनी पावर जुडिशरी से ज्यादा चाहिए, ठीक है। 2014 में आ गई है बीजेपी गवर्नमेंट। पता है कि इतने टाइम से जुडिशरी के पास ही ज्यादा पावर्स है। अब यहाँ पर मैं किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। जब इमरजेंसी का टाइम था वहां पर उस टाइम पर देखिए कांग्रेस गवर्नमेंट, दैट इज इंदिरा गांधी जो गवर्नमेंट थी, उसको भी अपनी पावर जुडिशरी से ज्यादा ही चाहिए थी।
इसी की वजह से ही तो ये जो फर्स्ट जजेस केस है, सेकंड जजेस केस स्टार्ट हुए थे। स्पेशली सेकंड जजेस केस में जब जुडिशरी ने अपने पास ज्यादा पावर रख ली थी, वो इमरजेंसी के बाद ही हुआ था। तो यहाँ पर मैं किसी भी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, बट ये जस्ट एक एग्जाम्पल ही कह लो आप, एग्जाम्पल तो नहीं बट ये रियलिटी है कि देखिए 2014 में आती है बीजेपी गवर्नमेंट। अब उसको जुडिशरी से ज्यादा पावर चाहिए, क्योंकि जब भी कोई एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेता है एंड उस अगर जुडिशरी को लगता है कि ये लोगों के अगेंस्ट जा रहा है, या फिर जुडिशरी को देखिए माना जाता है कि जुडिशरी हमारे इंडिया में सोशल रेवोल्यूशन लेके आ सकती है। और ये चीज नेहरू जी ने बोली हुई है कि जुडिशरी के पास इतनी पावर है कि वो हमारे इंडिया में एक सोशल रेवोल्यूशन लेके आ सकती है। तो जब 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आती है, उसको अब ज्यादा पावर चाहिए। इसी के लिए ही फिर गवर्नमेंट लेके आती है, या फिर ये कह लो कि आप पार्लियामेंट में एक एक्ट आता है, अमेंडमेंट आती है 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014। एंड एक इसके साथ एक और एक्ट है एनजैक एक्ट 2014, दैट इज नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन एक्ट 2014। इन दोनों एक्ट्स ने क्या करा कि जो कोलेजियम सिस्टम चल रहा था, ये जो थर्ड जजेस में कोलेजियम सिस्टम बना था, इसको हटाकर एक एनजैक को अपॉइंट करा जाएगा, एनजैक को इस्टेब्लिश करा जाएगा, दैट इज नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन एक सेटअप करा जाएगा। अब से जो भी सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट्स होंगी, बेसिकली जो भी जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स होंगी, वो यही बॉडी करेगी, दैट इज नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन ही इन सारी अपॉइंटमेंट्स को देखेगा। बट देन फिर आता है फोर्थ जजेस केस 2015। इसमें फिर से कोलेजियम सिस्टम को रीस्टोर कर दिया जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड एनजैक एक्ट 2014 इन दोनों को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। एंड जब भी किसी चीज को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, इट मीन्स कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस के अगेंस्ट है। एंड हमें पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, कुछ भी इसके अगेंस्ट नहीं हो सकता है। तो अब कोलेजियम सिस्टम को रिस्टोर कर दिया गया। नाउ यही कोलेजियम सिस्टम ही एग्जिस्ट करता है। एंड ये टॉपिक दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के लिए। जितने भी करंट अफेयर्स हैं, इसको आप छोड़ नहीं सकते हो। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इतनी ज्यादा ये इम्पोर्टेंट कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। ये जुडिशरी ने किस बेसिस पर इस कोलेजियम सिस्टम को रिस्टोर करा था? जुडिशरी के अकॉर्डिंग ये जो एनजैक सिस्टम था, ये गवर्नमेंट बस इसीलिए ही लेके आई थी ताकि वो अपनी पावर को बढ़ा सके, कि जुडिशरी गवर्नमेंट के ऊपर चेक ना रख पाए और एग्जीक्यूटिव जुडिशरी में मैक्सिमम इंटरफेयर कर पाए। इसीलिए ही ये एनजैक सिस्टम लाया गया था बाय एग्जीक्यूटिव और बाय गवर्नमेंट। इसीलिए ही ये सिस्टम, ये एग्जीक्यूटिव जो भी ये बॉडी थी एनजैक, ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी। ये दोनों ही अमेंडमेंट्स भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी। तो अब कोलेजियम सिस्टम एग्जिस्ट करता है एंड सेम ही सिस्टम एग्जिस्ट करता है हाई कोर्ट के लिए। तो अब थोड़ा सा इसका देख लेते हैं। अब हाई कोर्ट का समझना वैसे भी इजी हो जाएगा, क्योंकि सारी ही चीजें सेम हैं, बस कुछ डिफरेंसेस को छोड़कर। सबसे पहले तो देखिए हाई कोर्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट में क्या था, 34 स्ट्रेंथ रखी गई है, बट हाई कोर्ट्स के लिए कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हर एक स्टेट की पॉपुलेशन अलग है, तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हर एक स्टेट का वर्कलोड भी अलग हो सकता है। उसी वर्कलोड के अकॉर्डिंग ही प्रेसिडेंट ही ये स्ट्रेंथ को डिसाइड करते हैं कि किसी हाई कोर्ट के लिए कितनी स्ट्रेंथ हो सकती है। एंड चाहे कोई एक्सक्लूसिव हाई कोर्ट है या फिर कोई कॉमन हाई कोर्ट है, दोनों में ही एक तो चीफ जस्टिस रहेंगे उस हाई कोर्ट के एंड कुछ अदर जजेस रहेंगे। इनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करेंगे, एंड जिस स्टेट का वो चीफ जस्टिस होगा, जिस भी हाई कोर्ट का वो चीफ जस्टिस होगा, उसके गवर्नर को कंसल्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में अभी जो करंट गवर्नर है वो है बनवारी लाल पुरोहित। और अगर पंजाब में चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना है यहाँ के हाई कोर्ट के लिए, तो एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करा जाएगा एंड पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित को कंसल्ट करा जाएगा। ये तो हो गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए। जो बाकी के जजेस हैं उनके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर तो हो ही जाएंगे उस स्टेट के, साथ में ही अब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को भी कंसल्ट करा जाएगा। दैट इज अगर पंजाब के हाई कोर्ट के लिए अदर जजेस को अपॉइंट करना है, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, गवर्नर हो गए बनवारी लाल पुरोहित, एंड पंजाब हाई कोर्ट के ही चीफ जस्टिस हो जाएंगे। तो ऐसे अदर जजेस को अपॉइंट कर दिया जाएगा।
नाउ अगर कोई कॉमन हाई कोर्ट है, कॉमन हाई कोर्ट के लिए इट मीन्स 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स हो सकती हैं, यूनियन टेरिटरीज भी इसमें आ सकती हैं। और अगर 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स हैं तो दोनों ही स्टेट्स के गवर्नर्स को कंसल्ट करा जाएगा, उन पर्टिकुलर स्टेट्स के गवर्नर्स को कंसल्ट करा जाएगा। जैसे कि अगर मद्रास के हाई कोर्ट की बात करें, नौ मद्रास हाई कोर्ट तमिलनाडु के लिए है एंड पुडुचेरी के लिए है। तो अगर यहाँ पर अदर जजेस को अपॉइंट करना है तो तमिलनाडु के जो गवर्नर होंगे उसको एंड जो पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे उनको कंसल्ट करा जाएगा। तो ये तो था इनका अपॉइंटमेंट का। अब सेम ही कंट्रोवर्सी इनके लिए भी है। जैसे ये कंसल्टेशन का अगर यहाँ पर भी कंसल्ट करा जा रहा है तो इट मीन्स कंसल्टेशन के ऊपर यहाँ पर भी कंट्रोवर्सी है। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर है सबसे पहले सेकंड जजेस केस। नाउ रिमेंबर, यहाँ पर हाई कोर्ट में भी ये अदर जजेस के ऊपर ही है। ये कंट्रोवर्सी जो कंसल्टेशन के लिए है ये अदर जजेस के लिए ही है। एंड सेकंड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट में क्या था कि कंसल्टेशन इक्वल टू कॉन्करेंस, मतलब कि सीजीआई की एडवाइस बाइंडिंग है। और यहाँ पर भी अगर अदर जजेस को अपॉइंट करना है और यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करा जा रहा है तो उनको कंसल्ट करना ही होगा। दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करना ही होगा, तभी अदर जज को अपॉइंट करा जा सकता है, तभी ही किसी हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करा जा सकता है। इसी के बाद सेम सुप्रीम कोर्ट के जैसे थर्ड जजेस केस, हाई कोर्ट के लिए भी अब कोलेजियम सिस्टम एग्जिस्ट करता है। बट यहाँ पर आपको डिफरेंस याद रखना है कि उस केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को 4 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ कंसल्ट करना होता था। बट यहाँ पर क्या है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के साथ कंसल्ट करना होगा। अब यहाँ पर एक और डिफरेंस याद रखें कि वहां देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ही थे, यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ही के ही जजेस हैं। ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करा जा रहा है तो हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस को कंसल्ट करा जा रहा है, नहीं। यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2 सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्ट कर रहे हैं एंड वो जजेस भी सुप्रीम कोर्ट से ही आ रहे हैं। तो इस डिफरेंस को आपने याद रखना है। इसके बाद सेम जैसे सुप्रीम कोर्ट के लिए एनजैक आया था, दोनों ही सेम ही अमेंडमेंट्स, यहाँ पर भी सेम ही अमेंडमेंट्स एंड यहाँ पर भी एनजैक आ गया। एंड सेम अगर सुप्रीम कोर्ट के लिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था तो ऑब्वियसली ये फिर हाई कोर्ट्स के लिए भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। और अब सेम 4th जजेस केस के बाद फिर यहाँ पर भी कोलेजियम सिस्टम ही एग्जिस्ट करता है। तो देखिए ये इतना इजी है, अगर आप दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को, दोनों ही चीजों को साथ लेके चल रहे हो तो इतना इजी है, क्योंकि अगर एक के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो दूसरे के तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो ही गए हैं। नाउ अब चलते हैं वापस सुप्रीम कोर्ट पर। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर मैंने एक टॉपिक लिखा नहीं हुआ है, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस। अब देखिए ये ना अदरवाइज तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पर एक ना केस आता है एडीएम जबलपुर केस, दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस, आई कांट इवन एम्फेसाइज। इस केस को बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में जितनी भी जजमेंट्स हैं, अगर किसी को डार्केस्ट जजमेंट बोलना है तो ये एडीएम जबलपुर जजमेंट ही है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही बोला हुआ है कि अगर वो अपनी जजमेंट्स की हिस्ट्री में से किसी एक जजमेंट को रिमूव करना चाहे परमानेंटली तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एडीएम जबलपुर जजमेंट ही होगी जिसको सुप्रीम कोर्ट परमानेंटली रिमूव करना चाहेगी। तो सबसे पहले तो देखिए कि जब भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करा जाएगा, कन्वेंशन क्या थी कि सीनियोरिटी बेस पर ही अपॉइंट करा जाएगा। बट देखिए 1950 से लेकर 1973 तक तो सेम कन्वेंशन ही चलती रही कि सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता था। बट 1973 में फर्स्ट टाइम इस कन्वेंशन को तोड़ा गया। तोड़ा क्यों गया? देखिए जुडिशरी लेके आती है इस टाइम पर, अगर आपको ईयर याद हो 1973, 24 अप्रैल 1973 को आती है केशवानंदा भारती जजमेंट। और केशवानंदा भारती जजमेंट ने एग्जीक्यूटिव दैट इज गवर्नमेंट की पावर को कम कर दिया था। गवर्नमेंट क्या कर रही थी कि अपनी विल के अकॉर्डिंग ही कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करी जा रही थी। बट इस केशवानंदा भारती जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसी कोई भी प्रोविजन, ऐसी कोई भी चीज जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर को चेंज कर रही हो, उसमें अब गवर्नमेंट अमेंडमेंट नहीं कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल जो आर्टिकल 32 है, दैट इज जो सुप्रीम कोर्ट की रिट जुरिस्डिक्शन की पावर है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है।
तो गवर्नमेंट ऐसी कोई भी अमेंडमेंट लेके नहीं आ सकती है जो इस आर्टिकल को चेंज करे, क्योंकि ये क्या है, ये बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब देखिए 1973 की 73 की जजमेंट के बाद गवर्नमेंट की पावर्स तो बहुत कम हो गई, गवर्नमेंट के ऊपर एक तरह से रिस्ट्रिक्शन लग गई, जिसकी वजह से जब नेक्स्ट अपॉइंटमेंट करेगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, तो गवर्नमेंट ने इस सीनियोरिटी रूल को ही तोड़ दिया। गवर्नमेंट ने A.N. रे करके कोई जस्टिस थे, इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया, बट ये सीनियोरिटी में इनका रैंक था 4। इनसे पहले जो 3 जजेस थे उनको छोड़ दिया गया। और छोड़ा क्यों गया? क्योंकि वही जजेस ही इस केशवनंदा भारती केस की जो जजमेंट थी उसी में ये तीनों ही जजेस थे। तो देखिए जिन जजेस ने ये जजमेंट दी थी उनको छोड़ दिया गया, सीनियोरिटी बेसिस पर उनको पहले आना चाहिए था, बट जो A.N. रे 4th थे रैंक में उनको अब अपॉइंट कर दिया गया। ऐसा ही फिर नेक्स्ट टाइम होता है ADM जबलपुर जब जजमेंट आती है। इमरजेंसी का टाइम चल रहा था 1975 से लेकर 1977। अब देखिए यहाँ पर लगी हुई थी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पर इमरजेंसी के टाइम पर गवर्नमेंट क्या कर रही थी कि हर किसी को जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहा था उनको डिटेन भी कर रही थी। एंड ऐसे ही गवर्नमेंट ने राइट टू लाइफ दैट इज आर्टिकल 21 को भी सस्पेंड कर दिया था। आर्टिकल 226 जो कि हाई कोर्ट की रिट ज्यूरिसडिक्शन है, हाई कोर्ट में अपील करने की ये पावर देता है किसी भी पर्सन को, अगर किसी की लिबर्टी वायोलेट हुई है, किसी के फंडामेंटल राइट वायोलेट हुआ है, तो वो पर्सन इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट में रिट डाल सकता है, हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। तो देखिए इन दोनों आर्टिकल्स को सस्पेंड कर दिया गया ड्यूरिंग इमरजेंसी ही बहुत सारे पॉलिटिशियंस को डिटेन भी करा गया, जिसकी वजह से फिर आता है ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस। बट इस केस में, अच्छा वैसे इस केस को हेबियस कॉर्पस केस भी कहते हैं, इस नाम को भी आपने याद रखना है। इस केस में क्या था, 5 जजेस का बेंच था, 4 जजेस एक साइड थे एंड एक जज जिनका नाम था HR खन्ना। बस यही एक जज थे जिनकी डिसेंटिंग ओपिनियन थी। जो ये 4 जजेस थे उन्होंने तो बोल दिया कि 226 को, 21 को एंड इवन डिटेन करने का जो गवर्नमेंट का पावर है ये सारे के सारे वैलिड हैं। मतलब कि इन 4 जजेस ने क्या बोला इस ADM जबलपुर केस में कि जब भी इमरजेंसी लगी हो उस टाइम पर गवर्नमेंट किसी को डिटेन भी कर सकती है, इट मीन्स हेबियस कॉर्पस वायोलेट हो जाएगा। गवर्नमेंट किसी की लाइफ को सस्पेंड भी कर सकती है, लिबर्टी को सस्पेंड कर सकती है, इट मीन्स आर्टिकल 21 चला गया एंड उस पर्सन को फिर अपील करने का राइट भी नहीं होगा, दैट इज आर्टिकल 226 भी अब वायोलेट हो गया। लेकिन ये जो HR खन्ना जज थे बस यही इन 4 जजेस के अगेंस्ट थे। इनका क्या कहना था कि देखिए चाहे इमरजेंसी भी लगी हो, किसी की लाइफ, किसी की लिबर्टी को छीना नहीं जा सकता। गवर्नमेंट के पास, जो भी करंट गवर्नमेंट है उसके पास इतनी पावर नहीं है कि इमरजेंसी लगाकर वो सिविलियंस की, वो लोगों की जो पर्सनल लिबर्टी है उसको छीन सके। बट ठीक है, क्योंकि जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं बेंचेस में वो मेजॉरिटी बेसिस पर होते हैं, तो 4 जजेस मेजॉरिटी में थे, इसीलिए लोगों की लिबर्टी चली गई, लोगों को अपील करने का राइट नहीं दिया गया, लोगों का हेबियस कॉर्पस का जो पावर था वो भी छीन लिया गया। तो इसी जजमेंट को ही, क्योंकि अब लोगों की सारी लिबर्टी ही छीन ली गई, लोगों की जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दी हुई है वो ही छीन ली गई बाय गवर्नमेंट। तो देखिए इसी वजह से ही इस ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला जो जजमेंट है इसको डार्केस्ट फेज बोला जाता है, डार्केस्ट जजमेंट बोला जाता है हमारी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स की हिस्ट्री में। तो जब भी प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन आए कि कौन सी जो जजमेंट है जिसको डार्केस्ट फेज कंसिडर करा जाता है जुडिशरी का, तो वो है ADM जबलपुर केस। आई नो चीजें कुछ लोगों को थोड़ी लेंदी लग रही होगी, बट ट्रस्ट मी गाइज, ये जितना भी मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जिसको छोड़कर आपको बेनिफिट होगा। इनफैक्ट इन चीजों को पढ़कर, इन चीजों को सुनकर या फिर कह ले इनका पता होगा तभी आप मेंस आंसर राइटिंग कर सकते हो। सकता है लक्ष्मीकांत पढ़कर आप बहुत सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लो, बट जब आंसर राइटिंग करनी है तो वहां आंसर राइटिंग के लिए आपको एनालिसिस करना होता है, एक्सप्लेनेशंस देनी होती हैं। तो इसके लिए ये सारी जो एक्सप्लेनेशंस हैं, ट्रस्ट मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके,
अब देखते हैं जजेस की क्वालिफिकेशन। सबसे पहले देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की क्वालिफिकेशन। सबसे तो पहले बेसिक सी क्वालिफिकेशन है कि इंडिया का सिटीजन होना होगा। इसके साथ ही इनमें से कोई एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, या तो जिस भी पर्सन को जज अपॉइंट करना है उसको हाई कोर्ट जज का 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो। अब कंपलसरी नहीं है कि वो किसी एक ही हाई कोर्ट के जज रहें फॉर कॉन्टिन्यूसली फॉर 5 ईयर्स। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए वो पंजाब हाई कोर्ट के जज थे एंड कुछ टाइम के लिए वो कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे। इन सक्सेशन भी हो सकता है कि 2-2 साल 2-2 साल और एक, बेसिकली 5 ईयर कंप्लीट होने चाहिए। या तो वो सिटीजन हो एंड 5 ईयर्स के लिए हाई कोर्ट जज हो, या फिर क्या हो कि सिटीजन तो हो ही, साथ में ही वो 10 ईयर्स के लिए हाई कोर्ट के एडवोकेट रहें, या फिर सिटीजन हो एंड डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो। इनमें से एक कंडीशन फुलफिल हो एंड साथ में ही वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो। अब जज, एडवोकेट एंड ज्यूरिस्ट, इनमें डिफरेंस क्या है? कोई भी पर्सन जो जज होगा वो पनिशमेंट दे सकता है, लीगल डिसीजंस भी ले सकता है, बट जो एडवोकेट होता है वो पनिशमेंट नहीं देता है। वो बेसिकली एक वकील के जैसे कि हाँ किसी के फेवर में बोलना या फिर किसी के अगेंस्ट बोलना, तो वो काम होता है एडवोकेट का। ज्यूरिस्ट होता है ऐसा पर्सन जो लॉ में एक्सपर्ट हो। एंड और अगर यहाँ पर डिस्टिंग्विश्ड बोला गया है, इट मीन्स ये ज्यूरिस्ट ऐसे होने चाहिए जो डिस्टिंग्विश्ड हो, मतलब वेल नोन हो अपने काम के लिए, जिनको लॉ की बहुत ही ज्यादा एक्सपर्टीज हो। तो इनमें से कोई एक कंडीशन हो एंड साथ में ही वो पर्सन इंडिया का सिटीजन हो, तो उस इंसान को, उस पर्सन को फिर सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट करा जा सकता है। बट यहाँ पर कोई मिनिमम एज फिक्स नहीं करी गई है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो अगर किसी इंसान को प्रेसिडेंट बनना था, अगर किसी को याद हो, तो जो एज है वो 35 रखी गई है, बट जज के लिए कोई भी एज फिक्स नहीं करी गई है। ऐसे ही अगर हम हाई कोर्ट जज की बात करें तो इसको भी एक तो सिटीजन तो होना ही होगा, साथ में ही इसमें से कोई एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, दैट इज या तो 10 ईयर्स के लिए जुडिशियल ऑफिस होल्ड करे। दैट इज कोई भी पर्सन जो इंडिया का सिटीजन है 10 ईयर्स के लिए किसी जुडिशियल ऑफिस में काम करता है, वो इंसान क्वालिफाइड है टू बी अ जज इन हाई कोर्ट। ऐसे ही अगर कोई सिटीजन है इंडिया का एंड एडवोकेट है फॉर 10 ईयर्स, हाई कोर्ट एडवोकेट, तो वो भी क्वालिफाइड है हाई कोर्ट जज बनने के लिए। एंड यहाँ पर भी मिनिमम एज प्रेस्क्राइब नहीं करी गई है। एंड देखिए यहाँ पर जो ज्यूरिस्ट वाली कंडीशन है वो भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जज के लिए ये वाली कंडीशन भी थी डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट की। नेक्स्ट है देखिए ओथ। सुप्रीम कोर्ट के केस में प्रेसिडेंट ओथ एडमिनिस्टर करेंगे जज को, एंड या फिर कोई भी पर्सन जो प्रेसिडेंट ने खुद अपॉइंट करा हो। एंड ओथ क्या होगी? सबसे पहले तो देखिए इनका काम तो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन का होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को ही ये एलिजेंस शो करेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ही लॉयल रहेंगे जितने भी जजेस होंगे। ओ से आपने याद रखना है ऑफिस, तो जब भी ऑफिस अपना होल्ड करेंगे जो भी इनकम्बेंट जज होगा वो अपनी ड्यूटीज को फेथफुली परफॉर्म करेगा, अपनी बेस्ट ऑफ नॉलेज को यूज करके, अपनी बेस्ट जजमेंट को यूज करके अपनी ऑफिस की ड्यूटीज को परफॉर्म करेगा विदाउट फियर। इसीलिए ही जब भी देखिए इनको जो सैलरीज दी जाती हैं जजेस को, वो चार्ज ऑन एक्सपेंडिचर होता है जिनको पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकता है, सो दैट ये विदाउट फियर अपना काम कर पाए। ऐसे ही ये किसी को फेवर नहीं करेंगे, किसी के लिए अफेक्शन शो नहीं करेंगे। एल से आपने याद रखना है लॉ, तो इनकी जजमेंट्स ऐसी होनी चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज को अपहोल्ड करें, इनको सपोर्ट करें, कॉन्स्टिट्यूशन को ही सपोर्ट करें। एंड आई से है इंडिया, जितने भी ये जजेस होंगे उनको इंडिया की सॉवरेंटी एंड इंडिया की इंटेग्रिटी को बनाए रखना है। हाई कोर्ट जजेस की देखें तो गवर्नर जिस भी हाई कोर्ट के, जिस भी स्टेट के हाई कोर्ट जज हैं, तो उसी ही स्टेट के गवर्नर ओथ एडमिनिस्टर करेंगे, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो गवर्नर ने खुद अपॉइंट करा हो। नाउ ओथ यहाँ पर सेम ही है, तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज की ओथ थी सेम ही ओथ एक हाई कोर्ट के जज की भी है। सैलरी एंड अलाउंस देखें तो सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए एंड हाई कोर्ट जजेस के लिए दोनों के लिए पार्लियामेंट ही सैलरीज एंड अलाउंसेस फिक्स करता है। एंड जब एक बार ये सैलरीज वगैरह फिक्स कर दी जाती हैं ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, इन सैलरीज को वेरी नहीं करा जा सकता, इनको चेंज नहीं करा जा सकता, इनके ऊपर वोटिंग नहीं हो सकती है एक्सेप्ट ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्योंकि फाइनेंशियल इमरजेंसी में तो वैसे भी ये कहा जाता है कि जब भी इंडिया के क्रेडिट को खतरा हो तो उस केस में जितने भी ग्रेड के ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो सेंटर के हैं चाहे वो स्टेट्स के हैं,
इनकी सैलरीज को कम करा जा सकता है अपने इंडिया के क्रेडिट को बचाने के लिए, अपने इंडिया की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए। अभी ये कितना नंबर है, इनकी सैलरी कितनी है, 2.80 लाख के अराउंड। और जब ये रिटायर हो जाते हैं हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जजेस, तो इनको भी 50% कट करके जो लास्ट ड्रॉन सैलरी है उसका 50% दिया जाता है। एंड जो हाई कोर्ट के जजेस हैं जब वो रिटायर हो जाते हैं उनको भी 50% ही मिलता है। अब इनकी सैलरी का नंबर जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पर उनको मैंने लिखा भी नहीं हुआ है। आप बस लक्ष्मीकांत से एक बार पढ़ ले उसको। एंड जो टेन्यूर एंड ये जो रिमूवल ऑफ जजेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।